अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में डिक्टेटर्स के खिलाफ अरब स्प्रिंग से उठने वाली मज़ामती तहरीकों ने आखिरी डिक्टेटर को भगाकर हमेशा के लिए आमिराना राज का खात्मा कर दिया है। जी हाँ, 7-8 दिसंबर की दरमियानी शब बशर उल असद शाम को खैराबाद देकर रशिया फरार हो गए और हयात तहरीर उल शाम ने अबू मोहम्मद अल जुनानी की क़यादत में शाम को फतह कर लिया। क्या शाम का बागियों के हाथों फतह होना ग्रेटर इसराइल प्लान का हिस्सा है? रशिया यूक्रेन जंग और हिजबुल्लाह के खिलाफ इसराइल की लड़ाई इस प्लान का हिस्सा थी? क्या अबू मोहम्मद अल जुनानी का यूनाइटेड सीरिया का ऐलान वाकई सच साबित होगा या फिर शाम टुकड़ों में बटेगा? अगला महाज क्या हो सकता है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोस आपको मिलती रहे। अरब और अफ्रीकन ममालिक की लिस्ट में जो अवाम की जानिब से एहतजाजी तहरीकों का शिकार थे, शाम तब शामिल हुआ जब 2011 में बशर उल असद की हुकूमत ने दर्रा गांव के चंद लड़कों को हुकूमत मुखालिफ नारे लिखने पर बेहमाना तशद्दुद का शिकार किया। बढ़ते बढ़ते वो एहतजाज एक मज़ामती तहरीक में तब्दील हो गया और देखते ही देखते उस मज़ामती तहरीक ने पूरे शाम को अपनी लपेट में ले लिया। सीरिया में जारी ये जंग चंद सालों में ही एक मल्टी साइडेड कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील हो गई और इसमें यूएसए, रशिया, ईरान, तुर्की, आईसिस और कुर्दिश लेड सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस और फ्री सीरियन आर्मी जैसे स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स शामिल हो गए। रशिया और ईरान की प्रॉक्सी हिजबुल्लाह की सपोर्ट से बशर उल असद काफी हद तक रेबल ग्रुप्स को शिकस्त देने और सीरिया के बड़े हिस्से पर अपना कंट्रोल संभालने में कामयाब हो गए। लेकिन नवंबर 2024 में एचटीएस के लीडर अबू मोहम्मद अल जुनानी ने हमा का दोबारा धावा बोला और सीरियन आर्मी को शिकस्त देने के बाद दमिश्क का रुख किया। बशर उल असद की फोर्सेस अपनी खस्ता हाली की वजह से ज्यादा देर तक रेबल्स का मुकाबला ना कर सकी और यूं दमिश्क रेबल के हाथों में आ गया। इस दफा यूक्रेन जंग में फंसा हुआ रशिया और ना ही इसराइल से लड़ती हुई हिजबुल्लाह शाम की मदद कर पाई और यूं अल असद खानदान का 53 साल आमिराना दौर इख्तिताम पजीर हुआ। अब आगे 2 से 3 अहम डेवलपमेंट्स क्या हो सकती हैं, आइए जानते हैं। सीरिया की हुकूमत गिरने का सबसे ज्यादा फायदा इसराइल ने उठाया है और उसने अपनी फोर्सेस को गोलान हाइट से आगे जाने और सीरिया का मजीद इलाका अपने कब्जे में लेने के अहकाम जारी किए हैं। इसराइल अपने इस इकदाम की वजह यह बता रहा है कि वो अपने सेल्फ डिफेंस में ये इलाका हासिल कर रहा है ताकि वो इसे बफर जोन डिक्लेयर करे ताकि यहाँ से इसराइल के ऊपर कोई आइंदा हमला न कर सके। जबकि हकीकत में इसराइल ने एक यूनिफाइड गवर्नमेंट और आर्मी के ना होने का फायदा उठाते हुए शाम का इलाका अपने कब्जे में लिया है ताकि वो बाद में ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद इसे अपना इलाका डिक्लेयर करवा सके और उस ग्रेटर इसराइल की तरफ पहला कदम बढ़ा सके जिसमें सीरिया का इलाका भी शामिल है। इसराइल ने सीरिया के तमाम डिफेंस सिस्टम और बेसिस को निशाना बनाया है ताकि मुस्तकबिल में जिसके पास भी हुकूमत आए वो चाहकर भी इसराइल पर हमला न कर सके। इस पहलू का जायजा लें तो ये शक गुजरता है कि रशिया यूक्रेन जंग और इसराइल की हिजबुल्लाह के खिलाफ जारी लड़ाई कहीं इसी मकसद के पेश नज़र तो शुरू नहीं करवाई गई कि जब सीरिया पर रेबल्स या बागी चढ़ाई करे तो रशिया और हिजबुल्लाह शाम की मदद को पहुंच ना पाए और खस्ता हाल शामी फौज अकेले इन रेबल्स के सामने रेत की दीवार साबित हो, जो कि बज़ाहिर देखने में दुरुस्त लगता है। जहां तक बागी ग्रुप्स की बात करें तो तारीख बताती है कि एक मुतफ़िका दुश्मन यानी कॉमन एनिमी के खिलाफ लड़ने वाले मुख्तलिफ ग्रुपों का इत्तेहाद उस दुश्मन को हराने के बाद आपस की लड़ाई या खाना जंगी में तब्दील हो जाता है। फॉल ऑफ सीरिया के बाद भी एक्सपर्ट्स का मानना यही है कि सीरिया में लड़ने वाले ग्रुप्स अब हुकूमत और इलाके के कंट्रोल को लेकर चंद महीनों में आपस में लड़ाई और खाना जंगी शुरू कर देंगे और फिर इंटरनेशनल ताकतें अपना किरदार अदा करते हुए शाम को इन ग्रुपों में तकसीम कर देंगी और यूं सीरिया एक मुल्क की हैसियत से गायब होकर छोटी रियासतों में तकसीम हो जाएगा। इस तकसीम का फायदा जहां पर इसराइल को होगा वहां कुर्दों के लिए भी एक अलग रियासत बन जाएगी। कुर्द एसडीएफ की हैसियत से सीरिया में बशर उल असद के खिलाफ जंग में शामिल रहे हैं और ये उनका बरसों पुराना ख्वाब पूरा होने के मुतरादिफ है। अगर ये हुआ तो कुर्दों का अगला टारगेट तुर्की हो सकता है जिसका कुछ हिस्सा वो अपना समझते हैं और उसके लिए सालों से वो तुर्की के साथ जंग में मसरूफ़ अमल हैं और हो सकता है कि आने वाले वक्त में हमें आलमी ताकतें कुर्दों को सपोर्ट करते हुए नजर आए। अगर आप अरब स्प्रिंग मूवमेंट का बगौर जायजा ले तो इस तहरीक के नतीजे में वो तमाम मुल्क जिन्होंने इसराइल को माजी में नुकसान पहुंचाया था ये अब रेजिस्टेंस दे सकते थे, सब के सब एक एक करके इस हाल में पहुंच चुके हैं कि किसी मुल्क के पास कोई बाकायदा फौज नहीं बची जो इसराइल से लड़ सके। लिबिया, मिस्र, इराक और अब शाम, सब आमिराना हुकूमतें अपने अपने अंजाम को पहुंच चुकी हैं और अब इसराइल के सामने मैदान साफ है।
کہ وہ اپنی سرحدوں کو ایکسپینڈ کرے اور آہستہ آہستہ ایک گریٹر اسرائیل میں ٹرانسفارم کر لے۔ اب حالات کس کروٹ بیٹھتے ہیں اور خطے میں امن کب آئے گا، یہ تو آنے والا وقت ہی طے کرے گا۔ ویڈیو اگر اچھی اور انفارمیٹیو لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔